हाय स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार और हमारे क्लास में सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जो लास्ट लेक्चर में छूटा हुआ था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने सल्फर के डाईफ्लोराइड की स्ट्रक्चर बॉन्डिंग को समझाया था। अभी जो है हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर टेट्राफ्लोराइड। आइए देखते हैं सल्फर टेट्राफ्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला है SF4। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझना चाहें कैसे बनेगा 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d ये वैकेंट है। वैकेंट होने के नाते इट कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, बड़े इजीली अपने ऑक्टेट का एक्सपेंड कर सकता है। अगर एक्सपेंड कर सकता है तो फिर इसका बेनिफिट इसको मिलेगा, अपने वैलेंसीज को बढ़ा सकता है। p में कुल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है 4 और d पूरी तरह वैकेंट है। ये इसका ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में केवल 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे ज़रूरत है 4 बॉन्ड बनाने की। तो जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये बॉन्ड जैसे ही फॉर्म होगा एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है, प्रमोट होकर के जो फुल फील्ड ऑर्बिटल था वो हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो गया। अब जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल के नंबर्स कितने हो गए? वो 4 हो गए। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। इसमें ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। तो इस फॉर्म में इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। तो आइए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। एक S का 3p का और 1d का, these orbitals are merged to each other and form a new sets of same energy and same set a hybrid orbital that is sp3d। तो अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d होगा। तो एक बात निकल के सामने आई, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d हो गया। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री बननी चाहिए वो ये बननी चाहिए। ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री है और बाई पिरामिड, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बननी चाहिए। लेकिन ये तब पॉसिबल होता है जब कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अभी यहाँ पे एक लोन पेयर बैठा है। एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग कि इक्वेटोरियल पोजीशन जो प्लेन में है, प्लेन में जो बॉन्ड है, दीज बॉन्ड्स आर लाइंग इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। इनकी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। एंड द एटम विच लाइंग अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दे आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स आर एक्सियल पोजीशन। तो ये एक्सियल पोजीशन पे जो स्पेस होता है वो कम होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो स्पेस होता है 3 डायमेंशनल स्पेस वो ज़्यादा होता है। तो जिनका साइज बड़ा होगा या जो ज़्यादा स्पेस कवरिंग होंगे, ज़्यादा स्पेस घेरेंगे, उनका जगह कहाँ रहना चाहिए? इक्वेटोरियल में रहेगा। और जिनका साइज छोटा होगा, जो कम स्पेस घेरेंगे, वो एक्सियल पर जाएंगे। SF4 में आप देख पा रहे हैं कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक ये लोन पेयर बैठा है, ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर लाइन करेगा कहाँ पर? इक्वेटोरियल में, क्योंकि लोन पेयर जो होता है वह ज़्यादा स्पेस घेरता है। क्यों घेरता है? लोन पेयर को एक ही न्यूक्लियाई बाइंड करता है और बॉन्ड पेयर को 2 न्यूक्लियाई बाइंड करते हैं। जब 2 बाइंड करेंगे तो उसको जो है स्पेस कम घेरेगा, एक ही न्यूक्लियाई बाइंड करेगा तो स्पेस ज़्यादा घेरेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप देखें अब जो लोन पेयर है वो कहाँ रखा जाना चाहिए क्योंकि हमने पहले जान लिया जो एक्सियल है वहाँ पे जगह कम है, इक्वेटोरियल में जगह ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है। लोन पेयर ज़्यादा स्पेस घेरता है, दैट्स वाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर कहाँ रखा जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा जाएगा। ठीक। अब मान लीजिए हमने ये लोन पेयर रख दिया, ये ब्लू वाला ये लोन पेयर है और ये जो है 4 फ्लोरीन एटम हैं। 2 फ्लोरीन एटम इक्वेटोरियल पोजीशन पर है और 2 एक्सियल पोजीशन पर है। अभी अगर ये लोन पेयर नहीं था तब ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल का जो एंगल था वो कितने का था? 120। और जो बाई पिरामिड में जो ये एंगल था ये 90 का था। और इन दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखें तो ये एंगल 180 था। कितना था बेटा?
180 एंगल था। अभी क्या होगा, इसकी वजह से ये रिपल करेगा इसको और इसको, जब ये रिपल करेगा थोड़ा सा ये बेंड हो जाएगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये बेंड हो जाता है। जैसे ये बेंड हो जाएगा तो ये ज्योमेट्री जो है सीसॉ शेप आ जाती है, ज्योमेट्री सीसॉ शेप आ जाती है। और ये एंगल जो 180 बन रहा था इन दोनों के रिस्पेक्ट में, वो 180 से नीचे 169 के आसपास आ जाता है। ये बात शायद सभी को क्लियर हुई होगी। एक बात और समझें, यहाँ पर जो जितने फ्लोरीन हैं, 4 फ्लोरीन एटम जुड़े हैं, चारों के एसएफ बॉन्ड सेम नहीं हैं। जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है उनकी लेंथ जो है 155 पीएम है, पिकोमीटर है, और जो एक्सियल पर है उनकी बॉन्ड लेंथ 165 पीएम है, पिकोमीटर है। ये वाला ज़्यादा लंबा है, माने कमज़ोर है। इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं PCl 5 में कि ये क्लोरीन या फ्लोरीन, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल करके इस फ्लोरीन के और इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल करते हैं। रिपल करेंगे, ऊपर की तरफ भागेगा, ये नीचे की तरफ भागेगा। तो जब इस तरह भागेगा तो ये स्ट्रेच होगा, बॉन्ड खिंच जाएगा, खिंचाव आएगा तो वीक हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। ये हो गया S। एक यहाँ पे लोन पेयर बैठा दीजिए, ये हमने फ्लोरीन इक्वेटोरियल में बैठा दिया। और जो 2 फ्लोरीन एक्सियल पे होना चाहिए था, है तो एक्चुअली एक्सियल पर ही, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ा सा बेंडिंग आ जाती है, ये बेंड कर गए। होना यहाँ चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, लेकिन रिपल्सन की वजह से इसमें बेंडिंग आ गई। जब बेंड हो जाते हैं, बेंड होकर के यहाँ चला गया, ये बेंड होकर के यहाँ चला गया। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। ये जो बॉन्ड लेंथ है फ्लोरीन की, S बॉन्ड F की 165 पीएम की है, पिकोमीटर, और ये बॉन्ड लेंथ जो है 155 पीएम की है, पिकोमीटर की है। तो 2 बातें हैं। ये जो ज्योमेट्री आई इनमें सीसॉ शेप है, सीसॉ शेप ज्योमेट्री हो गई। एंगल जो है ये वाला वो 180 से नीचे आ गया, तो एग्जैक्टली तो हमको एग्जैक्ट फिगर इसका नहीं पता है, आप लिख सकते हैं लेस देन 180। और ये जो इक्वेटोरियल वाला एंगल है ये 120 का ही रहेगा, 120 डिग्री का। ये एंगल कुछ डिक्रीज होता है, कितना होगा आई डोंट नो, आप उसको देख सकते हैं बुक से। तो ये हो गया जो है ज्योमेट्री SF4 की। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या ये एसिड है या बेस है। SF4 जो है एसिड है या बेस है, इसको जरा जानेंगे। तो देखिए जो SF4 है इसमें 2 बातें हैं। एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, और वैकेंट d ऑर्बिटल भी है, वैकेंट d ऑर्बिटल भी है। आपने पढ़ा है लुईस के अकॉर्डिंग अगर किसी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो अपना लोन पेयर किसी को दे सकता है, इन सच कंडीशन वो बेस का वर्क करेगा। और अगर उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, मीन टू से दैट इन सच कंडीशन दे कैन एक्ट एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वो वहाँ पे एसिड का काम करेगा। तो SF4 दोनों करने में सक्षम है, ये एसिड का भी वर्क कर सकता है और बेस का भी वर्क कर सकता है। एक इसके लिए आप नई बात ये हो गई कि SF4 जो है ये लुईस एसिड की तरह भी वर्क करता है और लुईस बेस की तरह भी वर्क करता है। बेस की तरह वर्क क्यों करेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ऐसा करता है। लुईस एसिड की तरह वर्क क्यों करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल। आई होप सभी को क्लियर होगा। तो अगर ये क्लियर है तो इसका कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहाँ पर ये एसिड का वर्क कर रहा है, कहाँ पर ये बेस का वर्क कर रहा है, देखते हैं। देखिए जो SF4 है, SF4 अगर इसको फ्लोराइड आयन दिए जाएं तो ये कन्वर्ट हो जाता है SF6 डबल माइनस में, अपना कोऑर्डिनेट एक्सपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा रहा है, इंक्रीज द कोऑर्डिनेशन नंबर।
माने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या करेगा, ये यहाँ पर बेस का वर्क कर रहा है और ये यहाँ पर एसिड का वर्क कर रहा है। क्लियर। दूसरी बात जो है SF4, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, वाटर के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, हाइड्रोलिसिस होता है, इट गेट हाइड्रोलाइज्ड भी होता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये एसिड का वर्क करेगा और ये बेस का भी वर्क करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। तो SF4 यानी टेट्राहेलाइड दोनों वर्क कर सकते हैं, लुईस एसिड का भी वर्क करते हैं और लुईस बेस का भी वर्क करते हैं। दैट्स व्हाई इट मे कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड। ये हो गया हैलाइड की स्ट्रक्चर। अभी क्या है, हम स्टडी करेंगे अबाउट टू हेक्साहेलाइड SF6। तो यहाँ पे जो है सल्फर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं 3s2 3p4 3d, ये वैकेंट है। अभी आप देख पा रहे हैं S में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 2, P में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, D वैकेंट है, ऑर्बिटल है 5, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, इसमें केवल 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। अब ये यहाँ प्रमोट होता है तो ये इसकी नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गई, फिर बॉन्डिंग होगी तो फिर जो है S वाला इलेक्ट्रॉन इस बार D में प्रमोट होगा, इसे PD प्रमोशन कहते हैं, इसे SD प्रमोशन कहेंगे। ये हो गया एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, इसमें वैलेंसी 4 हो गई, फिर ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब टोटल नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल दे आर इक्वल टू 6। यहाँ पर ये ES सेकेंड है तो हो गया 6 वैलेंसी। नाउ लुक अबाउट इट्स हाइब्रिडाइजेशन। आप देख पा रहे हैं एक S का, 3P का और 2D का, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। क्लियर हो गया। ये बना SF6। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में जो है सभी हेड्रॉन्स इक्वल होते हैं, सभी हेड्रॉन्स इक्वल होते हैं और सभी बॉन्ड एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे समझ लेते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर समझने के लिए आप देखें पेपर प्लेन में 4 बॉन्ड रहेंगे इस तरह से कुछ, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कही जाती है। यहाँ पर ईच बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। अब क्या होगा, एक प्लेन के नीचे आ जाएगा, प्लेन के नीचे बैठ जाएगा। चलिए कोई बन नहीं पा रहा है, कंसीडर कर लीजिए वो सीधा है, ये एक प्लेन के ऊपर बैठेगा तो यहाँ पर सभी एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो लीजिए ये भी क्लियर हो गया। यहाँ सभी एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा क्या है, sp3d2 है। इसके बाद ज्योमेट्री वो ऑक्टाहेड्रल है। और बात करें हम बॉन्ड एंगल की तो ईच बॉन्ड एंगल दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा और क्या खासियत है इसमें, SF6 की बात कर रहे हैं, क्या इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है जबकि इसके पास वैकेंट D बैठा है, वैकेंट D ऑर्बिटल है। वाटर क्या इसको अप्रोच कर सकता है, जैसा कि SF4 को अप्रोच कर पा रहा था, यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इसके ऊपर एक इसके नीचे, इस तरह इसको हम दिखा सकते हैं। SF6 है, क्या इसमें वाटर अप्रोच करेगा, SF4 में तो कर रहा था, ये SF4 का था, SF4 में वाटर अप्रोच कर रहा है, एक्चुअली ये बेंड शेप में है, वाटर अप्रोच कर पा रहा है। मतलब हमारा समझ रहे होंगे वाटर क्यों अप्रोच कर पाएगा, H2O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना लोन पेयर इसको दे सकता है, लोन पेयर देगा तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्या यहाँ पर भी वाटर अप्रोच कर सकता है, नहीं कर सकता, माने इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। रीजन क्या है, क्यों नहीं होगा, जरा समझते हैं। इसको बॉल एंड सॉकेट मॉडल से समझ सकते हैं। मान लीजिए फ्लोरीन बहुत छोटा है, इस तरह से ये फ्लोरीन है,
ये मान लीजिए आपका सल्फर है, ये सल्फर एटम है और यहाँ पे 6 फ्लोरीन एटम फ्लोराइड आयंस जुड़े हुए हैं। 1 फ्लोराइड आयन, 2 फ्लोराइड आयन, 3 फ्लोराइड आयन, 4 फ्लोराइड आयन, 5, 6 फ्लोराइड आयन, इस तरह से कनेक्ट है। अभी आप ये ना सोचिए सब अगल बगल हैं, 4 इसके इधर से, एक इधर, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल जो बड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, ये बड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल है। क्या ये सल्फर तक पहुंच सकता है कहीं से भी? कहीं से सल्फर तक पहुंचने के लिए जगह है इसके पास? नहीं जगह है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है और सल्फर के पास जो है फ्लोराइड आयंस हैं वो स्पेस नहीं छोड़े हुए, स्पेस बिल्कुल कवर्ड है, चारों तरफ से घिर गया है। तो क्या वाटर यहाँ तक पहुँचेगा? बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगा। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। तो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट दे डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन जो है चारों तरफ से घेरे हैं। यहाँ पे जो है 4 ही फ्लोरीन है, तो 2 साइड्स इसकी वैकेंट है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से अप्रोच कर जाता था, स्पेस ज़्यादा था। तो ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं अबाउट टू द हैलाइड्स ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट्स। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अभी जो है हम लोग नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। सल्फर की एलोट्रॉपी क्या है, कितने इसके फॉर्म पाए जाते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर 3 पाए जाते हैं बेसिकली। फर्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, सेकंड है मोनोकिल्लिक सल्फर और थर्ड है साइक्लो S6 या इसको बोलते हैं ईटा सल्फर। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला S6 होता है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 होता है। इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? अगर हायर टेम्परेचर हो जाएगा तो ये पाया जाएगा, लोअर टेम्परेचर पर ये पाया जाएगा। मतलब ड्यूरिंग द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर दे आर इंटर कन्वर्ट टू ईच अदर। अगर 360 के नियर अबाउट, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, फिर से बोल दूँ आपको, और यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक होगा, यहाँ पर मोनोकिल्लिक होगा। तो अगर लोअर टेम्परेचर रहेगा 360 से नीचे, केल्विन में है वो, 360 केल्विन से नीचे अगर टेम्परेचर आ गया तो ऑर्थोरोम्बिक सल्फर रहेगा, और अगर उससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मोनोकिल्लिक सल्फर होगा। इनकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है? सवाल आया हुआ है इस पे। सवाल क्या आया हुआ है? बोर्ड एग्जाम में सवाल है S8 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर वो क्या होगा, और वैलेंसी ऑफ सल्फर वो क्या होगा, ये पूछा है सवाल। तो सबसे पहले जरा हम S8 की स्ट्रक्चर समझते हैं। ये पकर्ड रिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं क्राउन शेप। क्राउन मीन्स मुकुट, मुकुट शेप में होता है। तो जरा उस हम क्राउन शेप को समझ लेते हैं, क्या शेप होगा उसका। एक्चुअली ये भी साइक्लिक फॉर्म में ही पाया जाता है। S ये S8 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स हैं और ये क्राउन शेप बना हुआ है। पकड़ मीन्स होता है जिग जैग, टेढ़ी मेढ़ी रिंग, सीधी रिंग नहीं है, ठीक है। बोले ये ऐसा क्यों है, जिग जैग फॉर्म में पाया जा रहा है, एकदम बिल्कुल साइक्लिक क्यों नहीं हो गया? उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आप ये समझ पा रहे हैं इसके पास 2 लोन पेयर भी है और 2 बॉन्ड पेयर है। इस बिहाफ पर आप देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें विद 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा तो V शेप होगा। तो सभी सल्फर के पास V शेप होना चाहिए। देखिए आप ध्यान से, इसमें सभी के पास V शेप आ रहा है। अगर इसके अलावा मैं चला जाऊं साइक्लिक में, वहाँ पे V शेप नहीं होगा, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा और जहाँ पे स्ट्रेन बढ़ जाता है वहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यही एक फॉर्म है इसकी जो ज़्यादा स्टेबल होगी। दैट्स वाई इट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, दैट इज टर्म्ड एज पकड़ रिंग फॉर्म और क्राउन शेप। अच्छा, अब बात करते हैं, यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और वैलेंसी क्या होगी। तो वैलेंसी आप देख पा रहे हैं, सभी सल्फर 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो बेटा सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई?
अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बताया कि किसी मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर एटम पर कोई चार्ज आ जाए, दैट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एटम। क्या इस सल्फर के पास कोई चार्ज आएगा? चार्ज तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो दो एटम्स के बीच। बोथ आर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी उतनी इसकी होगी, तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ना तो ये खींच पाएगा ना तो ये खींच पाएगा। दैट्स व्हाई देयर इज नो चार्ज ऑन द सल्फर एटम। हेंस ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। आपको बताया भी गया है कि कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा हुआ 1 मार्क्स का कि S8 मॉलिक्यूल में सल्फर की संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। ये सवाल 2004 में और 2016 के इर्द गिर्द आया हुआ 2 बार। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या होगी। अब हम लोग स्टडी करते हैं साइक्लोसल्फर की, जिसे हम ईटा सल्फर भी कह रहे थे। साइक्लो या ईटा सल्फर, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है S6। ये C तीसरी कैटेगरी है, साइक्लो या ईटा सल्फर। तो इसकी क्या शेप होगी? ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एक बोट फॉर्म में और दूसरी चेयर फॉर्म में। हम सभी ने क्लास 11th में स्टडी किया हुआ, जो बोट फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है और जो चेयर फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये चेयर फॉर्म में पाया जाएगा। दिस इज द चेयर फॉर्म, चेयर शेप। तो चेयर फॉर्म में भी पाया जा सकता है, बोट में भी पाया जा सकता है। चेयर ज़्यादा स्टेबल है इसलिए इसी में एग्जिस्ट करता है। इसमें भी अगर आप पूछोगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ON जो है वो 0 होगा, वैलेंसी 2 होगी। आई होप सल्फर के बारे में पूरी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गया सल्फर के एलोट्रॉप्स। अब जो है ऑक्सीजन का जो एनालोमस बिहेवियर है वो क्यों आता है? इसका एनालोमस बिहेवियर क्यों आएगा, जरा वो रीजन समझ लेते हैं। पहला रीजन है स्मॉलर साइज, सेकेंड रीजन है हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और थर्ड रीजन है अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इन 3 वजहों से इसमें जो एनालोमस बिहेवियर पाया जाता है, विसंगत व्यवहार होता है, जो इनके ग्रुप के एलिमेंट हैं उनसे अलग व्यवहार होता है। वो कौन कौन से व्यवहार हैं उसको जरा हम समझ लेते हैं। फर्स्ट एनालोमस प्रॉपर्टी है दैट इज द फिजिकल स्टेट। क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, जबकि अदर एलिमेंट इस ग्रुप के वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। रीजन बताइए इसका। बहुत सिंपल सा रीजन है कि ऑक्सीजन जो है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है तो गैस फॉर्म में रहता है। अदर ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, S8 ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ये सॉलिड में पाए जाते हैं। उसकी वजह क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पर साइज छोटा है, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से जो है वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस, वंडरवाल्स फोर्सेस वीक होगा और इनका साइज लार्ज हो गया, लार्ज साइज, तो वंडरवाल फोर्सेस जो है हाई होगा। हाई होगा तो मॉलिक्यूल बहुत करीब आएंगे, फिजिकल स्टेट सॉलिड हो जाती है। बहुत सिंपल सा, अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका साइज छोटा क्यों हो गया? पहली बात तो इंडिविजुअल लेवल पे आप देखें तो ऑक्सीजन खुद ही अपने आप में छोटा एटम है सल्फर से, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें 2 ही जुड़ रहे हैं, इसमें 8 जुड़ रहे हैं, 8 बड़े बड़े सल्फर जुड़ गए तो पूरे मॉलिक्यूल का साइज इसके रिस्पेक्टिवली कई गुना ज़्यादा हो गया। तो इसलिए इसका स्मॉलर साइज है, सरफेस एरिया कम होगा, वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे। इसका साइज बड़ा होगा, वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, फिजिकल स्टेट क्या बनेगी? सॉलिड। आई होप कि ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट जो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी के लिए ऑक्सीजन जो है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है,
डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा। अदर एलिमेंट्स दे फॉर्म्स ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, माने ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल उनमें एटॉमिसिटी कितनी है 2, बाकी में एटॉमिसिटी 8 है। उसका क्या रीजन है? रीजन ये है ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए इसमें जो पी पाई ओवरलैपिंग होती है दैट इज टू इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली फॉर्म होता है, स्ट्रांग पाई बॉन्डिंग होती है। वहाँ से नीचे हट जाइए, साइज बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई तो पी पाई बॉन्डिंग बहुत वीक होती है, एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए पाई बॉन्ड माने मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते, सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, इसलिए ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल बना पा रहे हैं। इसमें मल्टीपल बॉन्डिंग पाई जाती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स डायटॉमिक मॉलिक्यूल ओनली। ये हो गया एटॉमिसिटी। बाकी है वेरिएबल वैलेंसी की बात। वेरिएबल वैलेंसी की बात है, ऑक्सीजन नहीं शो करता, नो, क्यों? एब्सेंट होता है, वैकेंटी, इसलिए वेरिएबल वैलेंसी इसमें नहीं पाई जाती। अदर में यस, अदर में यस, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वैकेंटी होता है, दैट्स वाई दे आर एलिजिबल टू एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये तीसरी बात हो गई वेरिएबल वैलेंसी की। चौथी बात ऑक्सीडेशन नंबर की हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर की हो गई। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, -1, 0, +1, +2 ये हो सकता है, -1/2 भी होता है। जबकि जो अदर हैं -2, 0 तो सभी में हो सकता है, 0, और इसके बाद +4 और +6 हो सकता है। भला ऑक्सीजन में +6 और +4 क्यों नहीं हो सकता? फिर अगेन वही बात कि इसका साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए 6 लोग इसे जुड़ भी नहीं पाएंगे, अपना 6 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी नहीं सकता है। दैट्स वाई इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम जो हो सकता है वो +2 है, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल जहाँ पर है दैट इज द OF2 मॉलिक्यूल। तो ये क्लियर हो गया इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर्स में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हो गया एनालॉगस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम लोग कुछ छोड़ के आए थे, क्या छोड़ के आए थे? ओजोन नहीं पढ़ा था, ट्राई ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन। तो जरा हम ट्राई ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लेते हैं। O3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्सीजन की वैलेंसी सभी को पता है कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पे 2 पूरी हो गई, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। इसको A कह लें, इसको B कह लें, इसको C कह लें। इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा, ये जो है ये फॉर्मल चार्जेज बोले जाते हैं, है ना। अब क्या होगा, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, ये पाई बॉन्ड जो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस चार्ज इधर चला जाएगा, तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ प्लस चार्ज है ही, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, A-B-C ये हो गया सेकेंड फॉर्म। ये रेजोनेंस फॉर्म में है। इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, तो आप देख सकते हैं O रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गई। अब यहाँ पर जो माइनस था ये दो में बढ़ रहा है, तो -1/2 चार्ज होगा, और इस ऑक्सीजन पर पूरा प्लस चार्ज बना रहे। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई। हैलोजन ओजोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो आप समझ लीजिए। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है तो ऑक्सीजन जो है ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। प्रिपरेशन, इसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं उन्हें हम ओजोनाइजर बोलते हैं, अलग अलग नाम है। ब्रॉडी ओजोनाइजर उसकी अलग स्ट्रक्चर है। तमाम 3-4 तरह के ओजोनाइजर हैं। सीमेन एंड हल्स के ओजोनाइजर है, अलग अलग हैं। सभी का कॉन्सेप्ट एक है, रिएक्शन का। ऑक्सीजन लिया गया, इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो यहाँ पे O3 बनता है। ये 2 लिया, ये 3 लिया, ये 2 लिया। ये भी गैसियस फॉर्म है, ये भी गैसियस फॉर्म है। आप जितना ऑक्सीजन देते हैं उसका केवल 10% हिस्सा ही ओजोन में कन्वर्ट होता है, 90% ऑक्सीजन ही रह जाता है। तो ये ओजोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अब जो ओजोन है
ओजोन में ऑक्सीजन, एक्चुअली ओजोन जो है दोनों तरह का वर्क करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी वर्क करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का भी वर्क करता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए ये भी एग्जाम में पूछी हुई है, इसके कोई दो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का एग्जांपल दीजिए, आप दे सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, कुछ कंपाउंड्स का दे सकते हैं, जैसे NaNO2 ले लिया, इसमें ओजोन डाला, अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया, तो NaNO3 बन गया, सोडियम नाइट्रेट, ऑक्सीजन यहाँ से फ्री हो गया। अदर आप ले सकते हैं जो है अदर कंपाउंड्स में, जैसे मैंने ले लिया K4FeCN6, इसमें आप जो है एसिडिक ले लीजिए, H2SO4 डाल दीजिए प्लस O3 डाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आप देख सकते हैं, K3FeCN का होल 6 बन गया प्लस FeSO4 बन जाएगा प्लस O2 फ्री हो जाएगा, जो भी होगा व्हाटसेवर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, तो ओजोन ने इसको भी ऑक्सीडाइज किया। तो इस तरह से इसकी ढेर सारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हैं, कोई दो चार देना होता है। रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, अगर इसकी रिएक्शन H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कर दें तो क्या बनेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेगा, 2O2 फॉर्म होगा प्लस वाटर यहाँ से फ्री हो जाएगा, ये H2O2 को रिड्यूस किया। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था ऑक्सीजन का, और यहाँ से जब यहाँ गया तो -2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसने डिक्रीज कर दिया, माने इसने इसको रिड्यूस किया। ये हो गई इसकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ढेर सारी और भी हैं एग्जाम्पल्स आपकी बुक में, उसको आप देख सकते हैं। तो ओजोन का यूज़ क्या है, जहाँ पे जो है इम्प्योरिटी होती है एयर में, वहाँ पे एयर के जो है इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और एक्चुअली ओजोन लेयर दे प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम सन। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी पे आती है, दे आर बेसिक काज ऑफ स्किन कैंसर, उसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। तो आज के दिनों आप रोज़ सुनते होंगे कि यहाँ की ओजोन लेयर इतना कम हो गई, डे बाई डे डिप्लीट होती जा रही है। उसके बहुत से सोर्सेस हैं डिप्लीशन के, है ना, जो हम लोग AC यूज करते हैं, फ्रीजर यूज करते हैं, उसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, दे आर द बेसिक काज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी लोगों को कंट्रीब्यूशन चाहिए। अगर सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट रहेगा एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कैंसर, स्किन कैंसर। आज की क्लास हमारी यहीं पे संपन्न होती है। बाकी के जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आप सभी को धन्यवाद।